एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ताजा मुतालबे के बाद बीजेपी और अपोजिशन जमातों के दरमियान जबरदस्त जबानी जंग छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में खुरेजी खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत का मुतालबा किया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोकरनाग एनकाउंटर के शहीद के घर ताजियत के लिए गए, जहां उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करें ताकि खुरेजी का खात्मा हो। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी जैसी अपोजिशन जमातों को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने पर निशाना बनाया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त हों। यहां तक कि अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। तो आपको बताते चलें कि अनंतनाग के कोकरनाग में इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें कल 3 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए थे और उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया कि इस खुरेजी को बंद करने के लिए, आतंकवाद को बंद करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत हो ताकि इस तरह के हालात बदलें, जिस पर अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चार जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से बीजेपी ने करारा जवाब दिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान की वकालत नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से बाज आने वाला नहीं है। और सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जो अपनी पार्टी है उसने भी इस पर सख्त एतराज जताया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान हमारे साथ नापाक हरकतें करता है, हमारे जवानों को शहीद करता है और उसके बाद कैसे बातचीत होगी, यानी गोली और बोली एक साथ कैसे चल सकती हैं। एक तरफ पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, दूसरी तरफ उससे बातचीत कैसे हो सकती है। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज ताजियत के लिए हुमायूं जो डीएसपी है, जो कल शहीद हुए हैं इस इनकाउंटर में, उनके घर ताजियत के लिए गए थे और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए ताकि इस तरह की खुरेजी बंद हो सके, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब चार जानिब एक तरह से गम का माहौल है और ऐसे में पाकिस्तान की वकालत की जा रही है, वही पाकिस्तान जिसके इशारे पर इस तरह के इनकाउंटर होते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं सबने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मंझे हुए सियासतदान हैं और उन्हें बातचीत की जो वकालत कर रहे हैं उन्हें सोच समझ कर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करता हूं, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करता है। पाकिस्तान कश्मीर में हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है, पाकिस्तान में दहशतगर्द, पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेजकर इस तरह की हरकतें कराता है। तो बातचीत तभी हो सकती है जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान हमारे जवानों को शहीद करता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, तो पाकिस्तान से ऐसे में बात कैसे हो सकती है। बातचीत जब भी हो सकती है जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। तो जो ऑपरेशन अनंतनाग के कोकरनाग में चल रहा था, यह ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इसमें आतंकवादियों की पहचान भी एक तरह से की गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि कल 3 मेजर जनरल और इसके अलावा एक डीएसपी इसमें शहीद हुए थे और पूरे मुल्क में इस इनकाउंटर को लेकर, इस शहादत को लेकर एक नाराजगी जाहिर की जा रही है। आज हमने देखा कि जम्मू और इससे जुड़े हुए कई इलाकों में इस इनकाउंटर को लेकर ज़बरदस्त पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से ऐसे माहौल में बात कैसे की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुरक्षा बलों का क्या मनोबल गिरा रहे हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर पाकिस्तान से बातचीत करने की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सदर रविंदर रैना का भी यही कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ऐसे माहौल में अगर पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं तो इससे हमारे जवानों का मनोबल गिरेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने
पाकिस्तान से इससे पहले भी बातचीत करने का बयान उनका आता रहा है, चाहे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें। इससे पहले भी ये लोग पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते रहे हैं कि कश्मीर में हालात जब ही सुधरेंगे जब पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आरएस पठानिया साहब इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। आरएस पठानिया जी, नमस्कार जी। बड़ा दुखद है कि हमारे कई जवान, 3 जवान बल्कि शहीद हुए और उसमें मेजर जनरल और एक डीएसपी हैं जिनकी कल शहादत हुई। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें, पाकिस्तान से भेजे गए दहशतगर्दों ने इसे अंजाम दिया और उसी पाकिस्तान को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान आता है कि उसी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सरासर निंदनीय है, बेशर्मी की और जिसे कहते हैं एक वाहियातपुन की, जिसे कहते हैं एक हद है। ये आप देश के शहीदों को, जिन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से लड़ते हुए अपना सर्वस्व, अपना बलिदान, जिसे कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है देश की, ये जिसे कहते हैं गली में एक आदमी भी जानता है कि पूरे देश में की एक पॉलिसी है, टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट गो टुगेदर। आप उसके विरुद्ध भी जा रहे हैं। संविधान, भारत के संविधान को लेके आपने शपथ लेके, मेंबर पार्लियामेंट हैं, कई बार चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वफादारी आप कहीं और दिखा रहे हैं अपनी। और पूरे देश में जो माहौल, जो गुस्सा, जो आक्रोश पूरे देश भर में है, आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मेरा विनम्र जिसे कहते हैं एक निवेदन सबसे पहले कि ये एक बड़ी शोक की घड़ी है, पूरा देश शोक में डूबा है। लेकिन पहले तो आश्वस्त करना चाहूंगा आपके लोग जितना भी डायरेक्टली इसको देख रहे हैं कि इस कुकृत्य को सरे अंजाम पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ढूंढ ढूंढ के निकाले जाएंगे। जिस भी बिल में छुपे होंगे उनका साथ, जो हशर जो उनका होना चाहिए वही होगा। और पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला, कम से कम ये नमक छिड़कने का काम मत करें। 7 दशकों में आपने किया, ये बेशर्मी आपने 7 दशकों में बहुत की है उसमें, लेकिन अभी भी आप बाज नहीं आ रहे। आप मजाक कर रहे हैं देश के शहीदों का, देश के लोगों के, युवाओं के, जिसे कहते हैं एक सेंटिमेंट का, उनके एक जोश का, उनके जुनून का, उनकी अपने अंदर का, जिसे कहते हैं एक बहुत ही सख्त जो एहतजाज है उसका, आप उसका मजाक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके ऐसी हरकतों से बाज आए। कभी आप चाइना चले जाते हैं धारा 370 का, जिसे कहते हैं सपोर्ट मांगने, कभी आप जिसे कहते हैं बाबा अमरनाथ की भूमि के लिए आप कहते हैं आप 1 इंच जमीन नहीं देंगे, कभी आप बेतुके जिसे कहते हैं स्टेटमेंट्स को लेके मीडिया हाइप लेने की कोशिश मत करें। इस बार कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, ये कृपा करके ध्यान रखें, ये आपके लिए सुइसाइडल रहेगा। ये सुइसाइडल रहेगा। ऐसे हटेंगे, ऐसे निकलेंगे आप, जिसे कहते हैं कि ढूंढे नहीं दिखेंगे आप, जिसे कहते हैं पूरे देश के, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप ऐसी शरारत, ऐसी हिमाकत करने की कोशिश मत करें। ये मेरा आपको, आप इसे पठानिया जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इससे पहले चाहे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, और भी कश्मीर में इस तरह की सियासी पार्टियों के लीडर हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर में हालात जब ही सुधरेंगे जब पाकिस्तान से बातचीत होगी। देखें, आप अगर छोटा सा, अगर सुबह ट्विटर को ही अगर फॉलो करें या सोशल मीडिया पर, भाई पूरे देश में तो बात हो रही है वो क्रिकेट मैच से, एशिया कप से विड्रॉ कीजिए इंडिया टीम को, इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी नहीं। इंडिया का ट्रेड जिसे कहते हैं स्नैप ऑफ करें। अब लोगों का सेंटिमेंट नहीं देख रहे, आक्रोश नहीं देख रहे। देश के जांबाज जवानों की, जिसे कहते हैं जानों की वो कीमत नहीं, उनके खून की कीमत नहीं है कोई क्या? सही। आप ऐसे निर्दोष जिसे कहते हैं जो देश में शांति की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सरेआंजाम, उनको, उनके परिवारों पे क्या परिस्थिति और मनोस्थिति गुजरी होगी। वो जांबाज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं भट्ट, जिनके पिताजी, जिन्होंने अभी उससे खराजे हकीकत पेश किया, किस नम आंखों से उनको किया, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप वो जो कर्नल है हमारे चंडीगढ़ से, उनके परिवार का, जिनके पिताजी एक छोटे से सिपाही थे, लांस नायक थे, जो अपने बेटे को अफसर देखना चाहते हैं, अफसर बना उनका बेटा, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं क्या? तो ये
देखें, राजनीति हर कोई करता है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हर कोई करता है, लेकिन उसका एक सीमा होता है। इस सीमा से हटके आरएस पठानिया साहब हमारे साथ एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश तलाशी जी। उमेश तलाशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। उमेश जी, एक तरफ पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता है भारत के साथ। अब जो कुछ अनंतनाग में हुआ, हमारे 3 सिर्फ जवान नहीं बल्कि उसमें कर्नल भी हैं, उसमें डीएसपी भी हैं, मेजर भी हैं, उन्हें शहीद किया गया है। और उसी पाकिस्तान से जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो भारत की तरफ गिरी हुई नजरों से देखता है और कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसी पाकिस्तान के वकालत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं कि उस पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। देखिए जनाब, ये वकालत की बात नहीं है। जो अभी मैं ये आपके बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, इनके बड़े आक्रोश और बड़ा जोश खरोश देख रहा था कि हमारे सेना के लोग शहीद हुए हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे वहां पे, और ये दिल्ली में अपने G20 के सेलिब्रेशंस कर रहे थे। तो ये जो जोशो खरोश और ये बुलंदी की आवाज यहाँ दिखा रहे हैं, कल कहाँ थे ये जब वहां पे फूलों की वर्षा करवा रहे थे अपने ऊपर, यहाँ पूरा हिंदुस्तान रो रहा था उन 3 जाबाजों की जब जान चली गई। तो इनसे तो ये उम्मीद हम पहले करेंगे नहीं। बाकी रही बात फारूक साहब के स्टेटमेंट को लेके, ये विषय नहीं है, विषय पे आया। 9 साल विषय मैं विषय पे आ रहा हूँ। अब 9 साल से ये भी हुकूमत में है। आप बताइए कि क्या रास्ते अपनाए इन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए। माइनॉरिटी किलिंग्स से लेके किलिंग्स की जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा कश्मीर में, लोग मारे जा रहे हैं। और एंड में इनका एक ट्वीट आता है, एक बयानबाजी आती है, एक भाषण आता है, अपोजिशन को टारगेट करना। ये हुकूमत में है, ये स्टेप लेना, ये लेना कोई ठोस कदम सिवाय बयानबाजी के बताएं कौन सा कदम लिया इन्होंने। बाकी इनसे ये कि उन्होंने क्या तनकीद की, इन्होंने क्या तनकीद की। भाई आपके पास कोई प्रोसेस है, आपके पास कोई रास्ता है तो अपना, ये सरकार आपकी, हुकूमत आपकी। हम तो बिल्कुल तैयार है कि हम तो चाहते हैं हालात ठीक, हम तो नहीं चाहते कि मासूमों का कत्लेआम हो, मगर इनको तमाशा देखना है और उसके बाद कत्लेआम होने के बाद इनको टीवी पे आके डिबेट्स करनी है। टीवी पे आके फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा। जनाब आप बताइए आपने क्या किया? आपकी हुकूमत है, आप सेंटर में है, आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है जम्मू कश्मीर में, आप स्टेप लीजिए। हम कहां कह रहे हैं आप कुछ मत कीजिए। चलिए ठीक है, आपके पास कोई बेहतर रास्ता? आरएस पठानिया जी जवाब दे रहे हैं। आरएस पठानिया जी देखिए, आरएस पठानिया जी, जो सवाल यहां पर उमेश ने उठाया है कि 9 साल से वहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि 370 भी हटा और उसके बाद से 2014 के बाद से या 2019 के बाद से आप बात कर लीजिए, क्योंकि अब कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। तो सभी देख रहे हैं G20 की वहां पर बैठक होती है और इसके अलावा यात्रा बहुत अच्छे हालात में हुई है, आतंकवाद कम हो रहा है। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? अगर कश्मीर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, 9 वर्ष से हम सरकार में हैं दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आतंकवाद की सूत्रधार, आतंकवाद की जन्मदाता और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली जो ये 3 परिवार और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा है। इस पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट है ही नहीं इसमें। यस, यू आर द बिगेस्ट प्रोपेगेटर, यू आर द प्रोजेनिटर एंड यू आर द प्रोटेगनिस्ट ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। And especially your anti-people move the movement. This is what you have done. You have आपने जम्मू कश्मीर के सोल्यूशन बताइए, हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है आप लोगों ने। आपका सॉफ्ट एटीट्यूड, आपका डबल स्पीक, आपका डबल स्टैंडर्ड, आपका क्लियर एंड कैटेगरी। अपने टर्म पे बोले प्लीज, अपने टर्म पे बोले प्लीज, अपने टर्म पे सुने मेरी बात, सुन ले मेरी बात। हमारा we don't have any double standards, we don't indulge in double speak। हमारा स्टैंड, अरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज, यही आपने 7 दशकों से किया। यू आर नॉट स्टैंडिंग इन ए फिश मार्केट, प्लीज बिहेव, प्लीज बिहेव। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। हम कोई डबल स्पीक, कोई डबल स्टैंडर्ड्स, वो जिसे कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, नॉट एट ऑल। नो, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। घर में घुस के मारा है, पैदल सेना ने भी मारा है और सर्जिकल स्ट्राइक ने भी किया है, जिसका नतीजा कि जम्मू कश्मीर में कंसिडरेबल एक डाउन स्विंग है। टेररिज्म में काफी हद तक कंट्रोल पाया गया। हाँ, क्योंकि पिछले कहा
लेबरर्स मारे गए, कंट्रोल पाया गया। माय डियर सर, मैं मेरा एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन है एंकर साहब, अगर ये इस तरीके से बिहेव करेंगे हम बात नहीं कर पाएंगे। इनको नहीं ठीक है उमेश जी, सुन रहे आप बात पूरी कर लीजिए पठानिया जी, बात पूरी कर लीजिए। इनको जरा कम से कम थोड़ी कंडीशनिंग देखना किस तरीके से चैनल पे बिहेव किया जाता है। मेरे बात बोल सकते हैं, जो इनको बोलना बोले। तो मैं आपको कह रहा था, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। जो देश की माटी पे, देश के लोगों पे, देश के समाज पे, देश के जिसे कहते हैं ओवरऑल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे बुरी नजर रखेगा, उसका वही सर अंजाम होगा जो उसका होना चाहिए। और हमारे इस पॉलिसी ने पिछले 6-7 जिसे कहते हैं वर्षों में इट हैज रीच डिविडेंड। जम्मू कश्मीर में एक जिसे कहते हैं ड्रामेटिक चेंज आया है, एक कामयाब G20 उसका नतीजा है, एक सबसे बड़ी जिसे कहते हैं रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन, रिकॉर्ड जम्मू एंड कश्मीर में जिसे कहते हैं अमरनाथ यात्रा, और इस सब के साथ साथ ओवरऑल टेररिज्म या स्टोन बेल्टिंग की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। हाँ, अब आपका सवाल होगा उमेश जी आप जवाब देंगे जी। इन पे भी कंट्रोल होगा, इन पे कंट्रोल पाया जाएगा। मैंने डिबेट ही शुरू किया कि बहुत जल्दी ये जो कुकृत्य करने वाले हैं वो, चलिए ठीक है उमेश जी, अब आप अपना सवाल पूछिए, अब जो आप पूछ रहे थे पठानिया जी से बात पूरी करिए। देखिए जनाब, G20 करवाना, एक लॉकडाउन में G20 करवाना, हम उस चीज को मना नहीं करते। उससे हम यहाँ पे इंसान की जान की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के टेररिज्म की बात कर रहे हैं। ये बात इनसे कोई सवाल पूछो कि आपने 9 साल में कश्मीर में क्या किया, कहेंगे G20 किया। हम G20 की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है कि भाई लोगों की जान कैसे बचाई जाए। जो हमारे सेना के लोग, हमारे लेबरर्स, बाहर के लोग आए हुए कश्मीरी पंडित जो यहाँ नौकरी कर रहे थे पिछले कई दशकों से, वो वापस जाने पे मजबूर हो गए। आप बताइए, कह रहे हैं धीरे धीरे होगा, ये बड़े वो हिंदी के श्लोक लगाना। आप मुझे सोल्यूशन बताइए जनाब, आपने 9 साल कम टाइम नहीं होता। नहीं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या उससे हल निकलेगा? पाकिस्तान से क्या इन हालात में बात होगी? गोली और बोली दोनों क्या चलेंगी उमेश जी? देखिए डायलॉग की बात है ये। मैं वाजपेयी साहब की बात उठा के देखिए, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वाजपेयी साहब की बात है ये। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि डायलॉग से काम नहीं होने वाला, आप और कोई स्टेप उठाइए, लेकिन खुदा उठाइए तो सही, कुछ तो करिए। हाथ पे हाथ धरे, उसके बाद ट्वीट करके कंडम करना नहीं, और बात कैसे होगी? मोदी जी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कैसे बातचीत होगी? कितना मौका पाकिस्तान को दिया जाए, कितना मौका पाकिस्तान को दिया जाए? आप तो हम तो कहते ही नहीं है, आपको जो तरीका अपनाना आप अपनाइए, लेकिन कुछ तो करिए। अब आपको कोई कह रहा है कि आप डायलॉग पे करिए, आप कोई कह रहा है कि डायलॉग से बात हो, आप उस चीज को नहीं देख रहे कि हमें सोल्यूशन क्या निकालना। आप वेट करते हैं अपोजिशन कोई बयान दे, और ये जो हो रहा है हम इस चीज को डिविएट करें उस तरफ। जनाब, यहाँ बच्चे, यहाँ सियासतदान सब लोग हैं, सब लोग समझते हैं। कल का आपने वीडियो देखा होगा, यहाँ कश्मीर में हमारे बहादुर जवान मारे गए और वहां पे वो अपने ऊपर फूलों की वर्षाएं करा के गुलदस्ते बांट रहे थे। किस तरह की इंसानियत है ये, और ये क्या बताएंगे? यानी पाकिस्तान हमारे जवानों को मारता रहे और पाकिस्तान से बातचीत भी हो। अगर आपके पास और कोई तरीका है आप करिए ना, किसने रोका आपको? पठानिया जी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। आपने मेरा पॉइंट रख दिया है। पाकिस्तान हम पे गोलियां बरसाए और हम जिसे कहते हैं उसके बातचीत की मांग भिखारी नहीं, हम कोई जिसे कहते हैं को पीस, हम कोई भीख में नहीं लेंगे। भारत, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शांति के लिए शक्ति की जरूरत है, और शक्ति का प्रदर्शन भारत ने पिछले दिनों भी किया और आने वाले दिनों में भी करेगा। जम्मू एंड कश्मीर से बोरिया बिस्तरा, लॉक स्टॉक एंड बैरल टेररिज्म को उखाड़ फेंकना है, और मैंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जितने लोगों ने ये किया है या इनके जो आका, इन सब को अपने सारे अंजाम तक जिसे कहते हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज का और हमारा सिक्योरिटी मॉड्यूल पहुंचाएगा। आप कृपा करके हमारे शहीदों से, हमारे लोगों का जो स्पिरिट है, नहीं, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार नापाक हरकतें कर रहा है और कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ऐसे में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश है। और ये सिर्फ मांग हमारी स्टूडियो में बैठकर नहीं है, आज पूरा देश इसकी मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हमारे जवानों की शहादत ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर एस पठानिया जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, महासंग्राम 2024 में आज के दूसरे इशू की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बड़ी राजनीतिक चर्चा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
यह चर्चा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के बीच ताजा मुलाकात के बाद सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कैबिनेट विस्तार के मुद्दे को लेकर चर्चा की है। इस बीच कई बड़े नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की है और कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी शिमला से राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि आपदा का वक्त चल रहा है, अब हालात धीरे धीरे प्रदेश में ठीक हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी हिमाचल दौरे पर आई थी और उसके साथ राजीव शुक्ला भी थे और इस बीच अब खबर ये आ रही कि जिस तरह से राजीव शुक्ला की और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात हुई है, ऐसे में सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है और ये खबरें मिल रही हैं कि शायद आने वाले कुछ दिनों में सुक्खू कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर मिल पा रही है? अबू, बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है और जिस प्रकार से राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश आए थे, आपदा के दौरान जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रहे, वो कुल्लू में गए, मंडी में गए, उसके बाद शिमला में हालांकि वो स्पॉट पर नजर नहीं आए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके अनुसार होटल सिसिल में वो ठहरे थे और वहां पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई। और दरअसल कांग्रेस का एक वर्ग हम कह सकते हैं जो लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हिमाचल कैबिनेट का विस्तार हो ताकि जो 3 रिक्त पद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है और कैबिनेट विस्तार की बात भी की जा रही है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अलग अलग डिपार्टमेंटों के, बोर्डों, निगमों के, उनके पद भी बड़ी संख्या में खाली है, उनको भरने की बात भी कही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इन पदों पर नियुक्ति दी जाए। पहले भी हमने देखा, एक बार पहले भी प्रतिभा सिंह इस प्रकार के बयान दिल्ली में दे चुकी हैं और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मीडिया में उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही तो उससे स्पष्ट लग रहा है कि प्रेशर जरूर है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह पर कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार करे और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो पद खाली चल रहे हैं उनको जल्द भरा जाए। उसको लेकर लगातार सुगबुगाहट चेंज है। अब दरअसल अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जो भी होगा वो लोकसभा चुनावों की दृष्टि से ही होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और कांग्रेस हाईकमान तमाम लोग अब अगर कैबिनेट विस्तार करते हैं तो वो फिर लोकसभा चुनावों की दृष्टि से करेंगे, अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए जाते हैं तो वो भी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से करेंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान की भी लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा है और लगातार संपर्क है, प्रायोरिटी मुख्यमंत्री की भी यही रहने वाली है और प्रायोरिटी कांग्रेस हाईकमान की भी यही रहने वाली है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी महत्वपूर्ण है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के अगर राजनीतिक परिदृश्य पर हम पहले से नजर डालें तो जो कैबिनेट विस्तार हुए हैं वो लोकसभा चुनावों के नजदीक बहुत कम हुए हैं। जितने भी कैबिनेट विस्तार हुए हैं वो लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं। टारगेट दिए जाते हैं, चाहे पिछला जयराम सरकार के कैबिनेट विस्तार की बात करें या उससे पहले जब कैबिनेट विस्तार हुए उनकी हम बात करें, जब भी लोकसभा चुनाव नजदीक हुए रहते हैं तो ये टारगेट दिया जाता है सभी विधायकों को, सभी नेताओं को कि जिनके विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक लीड आएगी उन लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर कैबिनेट में एंट्री मिलेगी। ये एक पॉलिटिकल स्टंट रहता है और अब इसी आधार पर एक तरफ से जहां राजेंद्र, एक चीज और है कि अब इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तो हो ही रही है कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और लोकसभा के चुनाव से पहले इस बार ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन ये कदम सरकार के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि दावेदार कई होंगे और कई लोग इस इंतजार में भी होंगे। बिल्कुल अबू, ये पूरी गेम पावर बैलेंस की दरअसल है। जब आप एक कैबिनेट में सभी पद भर देते हैं तो फिर जो बाकी विधायक होते हैं, 68 विधायकों में से जो आपके कुल 12-13 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, उसके बाद जो बाकी विधायक रहते हैं उनके लिए उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो एक कोशिश रहती है पावर बैलेंस की। हमने देखा इससे पहले भी मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल की बात हो या फिर जयराम ठाकुर की बात हो, तो तमाम मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं कि पावर बैलेंस के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन किया जाए और
विधायकों को एक उम्मीद बनी रहती है जब तक शुरुआती दौर की अगर हम बात करें 1 साल 1.5 साल 2 साल तक एक उम्मीद बनी रहती है मंत्रिमंडल में एंटर होने की, अगर मंत्रिमंडल के पद रिक्त रहते हैं, 1 या 2 पद रिक्त रहते हैं। तो टोटल पावर बैलेंस का ये हम पूरा गेम कह सकते हैं। जब सभी पद भर जाते हैं तो फिर उम्मीदें कम हो जाती हैं, क्योंकि सभी पद फिल होते हैं तो फिर आगे आप विधायकों को कोई और पावर का कोई और लालच या हम या कह सकते हैं कोई उम्मीद नहीं दिखा सकते कि किस प्रकार से एंट्री हो सकती है। अब इसी तरह से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी है एक उम्मीद रहती है पार्टी कार्यकर्ताओं को। राजेंद्र, अब आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि इस मुलाकात का क्या कुछ नतीजा निकलता है और क्या इस मुलाकात के बाद वाकई में कैबिनेट में विस्तार होगा, और अगर ये विस्तार होता है तो कौन खुशनसीब हैं जिन्हें मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।